हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ्स सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई के मैथ क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये इसका पार्ट 5 वीडियो होगा और हम इसमें जो थे हमने जो पिछले 4 पार्ट में 47 क्वेश्चन कर लिए थे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 48 से, ठीक है। और जो ये दोस्तों हम शिफ्ट बात कर रहे थे 12/12/2017 की जो सेकंड शिफ्ट की हम बात कर रहे थे। शिफ्ट नंबर क्या है इसकी? सेकंड। और जो फर्स्ट शिफ्ट है दोस्तों उसके सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। और हमारा जो हमने बताया था हमारा टारगेट है दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चंस का। दोस्तों, हम 2017 के तो करवाएंगे ही करवाएंगे और 2014 के भी आपको क्वेश्चंस करवा देंगे। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आज के सेशन का पहला नंबर सवाल। इसमें क्या रहा है, क्या कह रहा है? संख्या दे दी गई है आपको 101, 102, 103, 104, 100 डॉट 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 260 तक को हमको 9 से विभाजित करना है। दोस्तों, इस सवाल को करने के तो कई मेथड हैं। पहले हम आपको कौन सा मेथड बताएंगे? एक तो होता है कि इन सबका योग ज्ञात कर लें। योग ज्ञात करने के बाद उसको हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दोस्तों, हम इस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि यार ये काफ़ी कैलकुलेटिव मेथड हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ये जानना है कि अगर कोई भी लगातार 9 संख्याएं हैं, अगर कोई भी लगातार 9 संख्याएं, मान लीजिए आपको दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लगातार 9 संख्याएं हैं। तो लगातार 9 संख्याओं का जो योग होगा वो 9 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। आप चाहे देख सकते हैं, देखिए ये 9 से मल्टीप्लाई है, 8 1 9, 7 2 9 और कितना 6 3 9 5 4 9, सभी संख्या 9 से कट रही है। इसका मतलब जो योग है, जो अगर इस संख्या को हम योग करके भाग करें 9 से तो ये 9 से मल्टीप्लाई होंगी ही होंगी। अब आप कोई भी 9 संख्या ले लीजिए। जैसे हमने मान लिया कि मान लीजिए 24 से स्टार्ट किया, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, मतलब 32 तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका योग। आपको ये भी पता होगा कि जब हम डिजिटल सम की बात करते हैं, जब हम डिजिटल सम आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिजिटल सम होता क्या है कि हम जितने भी 9 होते हैं 9 काट देते हैं, जो शेष बचता है वो 9 का जो होता है रिमाइंडर होता है, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए अगर इसको हम सबको जोड़ें तो होगा क्या? देखिए 4 2 6, 5 2 7, 6 2 8, ठीक, 7 2 9 और 8 2 10, 10 मतलब 0 और 1 1, ठीक। 9 2 11, 11 मतलब 1 1 2, 3 4 और 3 2 5। देखिए 900 कट रहा है, ठीक। 8 1 9 कट रहा है, 7 2 9 कट रहा है, 6 3 9 कट रहा है, 5 4 9 कट रहा है। दोस्तों, आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा अगर 9, तो वो संख्या 9 से मल्टीपल होंगी ही होंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 201 202 203 204 से 260 तक। अब हमें क्या पता है कि 201 से लेकर 209 तक जो संख्याएं होंगी वो 9 का मल्टीपल होंगी। 201 से लेकर 209 तक, ठीक है। उसके बाद 209 से लेकर 9 का मल्टीपल कितने होंगे? 209, 218, 227, 236, 245 और 254, मतलब 254 तक तो भाग होगा ही होगा मल्टीपल का। बाकी कितनी संख्या बची? 255, 256, 257, 258, 259 और एक संख्या क्या बची? 260। अब इतनी संख्या बची। बाकी जो संख्या होंगी वो 9 का तो मल्टीपल होंगी ही होंगी। अब उनसे तो कोई मतलब लेना देना है नहीं। अब बची कितनी संख्या? 255, 256, 257, 58, 59, 60। अब इनका हम देख लेते हैं डिजिटल सम। देखिए 5 5 10 2 12, 12 मतलब 2 1 3, ठीक। अब देखिए इसका 6 2 8 5 13, 13 मतलब 3 1 4 और इसका क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह इसका 6 और इसका क्या हो जाएगा? 7। इसी तरह इसका 8, 6 2 8, एक एक बढ़ रहा है ना सब, तो हम डिजिटल सम भी एक एक बढ़ा देंगे, ठीक। उम्मीद है ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब फिर क्या करेंगे, जितने 9 बन रहे हैं उसको काट दो। ये देखिए 5 4 9, ये कट गया। 6 3 9, ये कट गया। अब कितना बचा? 8 7 15, 15 मतलब 5 1 6। अब अगर हम इस संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 6। यही होगा आंसर, मतलब शेषफल क्या बचेगा? 6। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आया है।
अगर नहीं आया दोस्तों आप इसको फिर से दोबारा से रिवाइंड करके पीछे करके आप देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। अब क्या कह रहा है, दो समकोण त्रिकोण है। दोस्तों हम आपको एक तो त्रिकोण बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, दो त्रिकोण है, ठीक है, कोई बात नहीं, दो त्रिकोण हो गया। अब कह रहा पहले जो त्रिकोण की भुजाएं 2, 3 और 4 है और दूसरे की हमें दिया नहीं है, बस इतना बता दिया गया समरूप है। दोस्तों इसमें आपको समरूप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो होता क्या है समरूप में, जो रेशियो होता है वो बराबर अनुपात में होता है, ठीक है, उनके बीच का जो दोनों कोणों के बीच का जो रेशियो होता है वो बराबर अनुपात में होता है। मान लीजिए अगर ये 2 है तो यहाँ का जो रेशियो होना चाहिए 2 के मल्टीपल मतलब 2 के जो रेशियो होना चाहिए 2 के, और ये 3 के, ये 3 के मतलब रेशियो वही गुणन जो इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 3 के और ये 4 के, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर आपको दे दिया गया एक त्रिभुज दे दिया गया, हमने मान लिया इसकी दोनों भुजाएं 2, 2, 2, 2 हैं, ठीक है। अब एक त्रिभुज है ये 6, 6, 6 है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं इसका मल्टीपल कितना है 3, इसका भी मल्टीपल कितना है 3 और इसका भी मल्टीपल कितना है 3, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। इसका मतलब समरूप का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब हमें तो इसकी तीनों भुजाएं तो पता हो गई कि ये 3 के, 2 के और 4 के होंगी, ठीक है। और दूसरे दोस्तों अभी तो हमने इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन इसमें इतने बेकार दिए हुए थे कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये रहे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन। इसमें क्या है, सब में देखिए 27, 18, 36, 18, 27, 36। दोस्तों ये ऑप्शन दिए ही गए थे, ठीक है, जो प्रश्न था उसमें प्रश्न पत्र उसमें ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, हमने नहीं बनाए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 18 या तो आएगा या तो 36 या तो 27, 18, 36, 27 सभी में 18, 36, 27। अगर आपको यहाँ तक पता हो गया ना तो आपको इसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है पहली भुजा 2 के है, दूसरी 3 के है और चौथी 4 के है और के सब में सेम है। तो होगा क्या, ये भुजा 2 उससे बड़ा होगा 3, 3 से बड़ा होगा 4, मतलब 3 और 4, 2, 3, 4 का रेशियो आना चाहिए। तो भैया अब हम देखेंगे कि क्या इसमें इस तरह का अनुपात फॉलो हो रहा, जी नहीं। इसमें मतलब एक बड़ी फिर उससे बड़ी, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, तो ये तो हो नहीं रहा। यहाँ पे सबसे छोटी उससे बड़ी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे तो सब पहले सबसे बड़ी ये नहीं, यहाँ पे सबसे छोटी है फिर यहाँ पे सबसे बड़ी है ये भी नहीं फॉलो हो रहा, केवल एक ऑप्शन फॉलो हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ऑप्शन तो इसका ऐसे ही हमने टिक कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हम इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। होगा क्या, परिमाप कितना है 18, 81 है, ठीक है। तो होगा क्या 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही तो होता है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, मतलब परिमाप के बराबर होता है। परिमाप यही तो होता है, बराबर किसके हो जाएगा 81 के। तो कितना हो जाएगा 5, 9, 9 के बराबर किसके हो जाएगा 81 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी के की वैल्यू बस। तो ये कितना हो जाएगा 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, मतलब 18 और 27 36। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। यहाँ दोस्तों आपके सामने आज का 50वां नंबर सवाल, 50वां सवाल है। क्या कह रहा है इसमें, 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखना, केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। दोस्तों हम पहले बना लेते हैं एक, आपने विन डायग्राम से दोस्तों उम्मीद है सवाल पढ़े ही होंगे। यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, तो गोले में टेनिस और एक तरफ क्या बना लेते हैं क्रिकेट के, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, पहले तो हम बीच वाला भर लेंगे जो क्रिकेट और टेनिस को दोनों पसंद करते हैं। इसमें कितने लोग हैं 10 लोग और 40 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो भैया यहाँ पर 40 लोग आ जाएगा, जो बचा हुआ होगा टेनिस और इससे दोनों। तो 40 लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो 40 हमने बना दिया। तो हमने कितने लोगों को भर दिया, कितने 50 लोगों को भर दिया। अब हैं कितने 65 लोग, तो बच्चे कितने 15 इसमें आ जाएंगे। अब पूछ रहा है कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो भैया टेनिस का ये हो गया ना, पूरा टेनिस का तो ये हो गया। अब लेकिन इसमें ना तो ये शर्त ये नहीं दी गई है कि कितने लोग केवल टेनिस को पसंद करते हैं। अगर केवल टेनिस पूछता तो आंसर 15 होता, लेकिन इसमें केवल यही कह रहा है कि कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो भैया टेनिस वाला तो पूरा ये ऑप्शन हो गया ना, मतलब कितना हो गया 10 और 15 कितना 25। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, अमीन, वाचा और चीज
एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर यह बात समझना कि एक दिन में केवल एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में जो है दोस्तों 240 रुपये प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर होता क्या, जो वेजेस एक्चुअली होता क्या है, कोई व्यक्ति जितने दिन काम करेगा, ठीक है, कोई व्यक्ति जितने दिन काम करेगा उसे उतना ही रुपया मिलेगा। होता क्या है, इफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क के होता है ना, टोटल वर्क के। अब कोई व्यक्ति मतलब जितना काम करेगा, टोटल वर्क जितना करेगा उसके ही बराबर क्या होती है, मजदूरी, मतलब वेजेस। तो हम कह सकते हैं इफिशिएंसी इनटू टाइम किसके बराबर होगा, वेजेस के बराबर यहाँ पर हम कह सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। होता क्या है, जैसे हम अमीन को ए से कर दिया, वाचा को वी से और चीज को सी से कर दिया। ठीक, अमीन कितने दिन कार्य करता है 90, ये कितना करता है 40 और चीज कितनी करती है 12। दोस्तों एक्चुअल में अगर ये सवाल देखें ना तो एक पास अल्टरनेट डेज का है, वैसे ये सवाल अधूरा है। अधूरा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें यह भी नहीं बताया गया कि पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, बस इसमें केवल ये बता दिया गया कि एक दिन में केवल एक ही व्यक्ति कार्य करेगा और अल्टरनेट डे का ये सवाल है बस। ठीक है, यहाँ पर क्या है 360, तो होगा क्या 9 चौका 36, ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36। ये इफिशिएंसी का रेशियो इधर आता है, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, मतलब अगर हम पहले अमीन से कार्य करवाएं, ठीक है, अगर पहले दिन अगर अमीन से कार्य करवाते तो कितना करेगा 4। दूसरे दिन, ठीक, पहले दिन अमीन ने एक दिन में अमीन करेगा एक दिन में तो कितना कार्य करेगा 4। अगर दूसरे दिन देखें मतलब अगले दिन को हम एक दिन मान लिया तो वाचा से करवाएं तो 9। और यहाँ पर अगर अगले दिन हम किससे करवाएं, इससे चीज से, तो वो कितना कार्य करेगा, एक्चुअल में 30 कार्य करेगा। एक्चुअल में 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 9 4 13 मतलब 43 काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कितना 43 कार्य हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखिए 43 कार्य हो गया, बट हमें करवाना कितना है 360 कार्य करवाना है। अब इसको हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, 8 से हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे। देखिए 8 चौका 32 होता है, ठीक है, 32 और 24 मतलब 320 और 24 344, मतलब 344 काम कर लेंगे अगर सभी 8-8 दिन, तो इधर भी 8 दिन हो जाएगा, मतलब 8 तक 24 दिन। मतलब अगर वाचा भी 8 दिन काम करे और ये अमीन, वाचा और चीज तीनों 8-8 दिन काम करे तो 344 कार्य हो जाएगा। ठीक है, 344 कार्य हो जाएगा और 24 दिन लगेंगे यहाँ पर, 24 डेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर अमीन कार्य करने आएगा। अमीन कितना करेगा 4 कार्य करेगा। ठीक है, अगर 4 कार्य करेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 348। दोस्तों ऊपर लिख लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा 348। उसके बाद अब 348 अमीन करने के बाद कौन आएगा, अमीन के करने के बाद अब आ जाएगा वाचा। वाचा कितना कार्य करेगा 9, तो कितने यहाँ पर 24 दिन हो गए थे, 24 दिन हो गए थे और एक यहाँ का 25, यहाँ ये वाला कितना हो गया था, एक दिन यहाँ पर एक और करेगा कौन, वाचा, ये अमीन करेगा। उसके बाद यहाँ पर वाचा आ जाएगा, एक दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा 357। अब कार्य कितना बचा, 3 कार्य बचा, तो भैया अब कौन करेगा, ये एकदम लास्ट वाला चीज 3 काम करेगा, बट इफिशिएंसी कितनी है 30, वही तो होता है। टोटल वर्क कितना बचा 3 डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी किसके होता है, टोटल वर्क के, तो वर्क यहाँ से आ जाएगा 1/10, मतलब कि जो वाचा है कितना कार्य करेगा 1/10, यहाँ पर जो वाचा कार्य करेगा 1/10। अगर पूछता कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है तो 24 दिन तो यहाँ लगे थे, एक 25 दिन और एक यहाँ 26 सही 1/10 दिन तो लगेंगे। लेकिन होगा क्या, पहले तो सभी ने 8-8 दिन तक, यहाँ तक तो सभी ने 8-8 दिन तक कार्य किया है। उसके बाद वाचा ने एक दिन यहाँ पर काम किया, तो वाचा का अगर कार्य निकाले तो वाचा ने कितने दिन कार्य किया 9 दिन, सॉरी वाचा नहीं अमीन, ठीक है, ये अमीन का हो गया। उसके बाद वाचा देखें, वाचा ने यहाँ पर भी एक दिन काम किया, मतलब वाचा भी 8 + 1 दिन काम कर रही, वाचा 9। लेकिन अगर इसका चीज का देखें तो चीज तो यहाँ तक तो 8 कर रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 1/9 मतलब 8 सही 1/10 कार्य ये करेगी एक दिन तक, मतलब जो है ये डेज का रेशियो आ जाएगा, डेज। उसके बाद अगर ये डेज का रेशियो मतलब टाइम का रेशियो अगर ये आ गया, तो दोस्तों हमने इफिशिएंसी का रेशियो क्या निकाला है, इनटू इफिशिएंसी का रेशियो दोस्तों हमने क्या निकाला है, ये देखिए यहाँ पर ये इफिशिएंसी का रेशियो होता है। अगर इसको 9, ये क्या है, किसका है, ए का है और ये वी का है और ये सी का है। ठीक है, अगर ए की डेज इतना है, इफिशिएंसी का रेशियो कितना है 4 और ये कितना आ जाएगा
इफिशियंसी वाचा की कितनी है 9, इसकी कितनी है 30। अब टाइम इंटू इफिशियंसी किसके होगा, टोटल वर्क है, और टोटल वर्क ही किसके बराबर होता है, वेजेस के बराबर होता है। दोस्तों इसको हम पहले गुणा कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 इंटू 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 9, ये कितना आ जाएगा 30 इंटू, इसको अगर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 81/10 हो जाएगा, ठीक। इसको तो पहले काट लेंगे, 10 3 बचेगा। उसके बाद 9 से सबको गुणा कर लेते हैं, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर कितना बचेगा 4, ये कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा 27। तो एक्चुअल में किसका रेशियो आएगा, वेजेस का रेशियो आएगा, मतलब जो वेजेस होगा, मतलब जो मजदूरी होगी इतने अनुपात में बटेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल था, ठीक है। बस इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया कि इसमें इसने ये नहीं बताया कि कौन पहले दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि हम पहले अमीन को ही क्यों कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि अगर दिया भी नहीं है लेकिन उसमें सवाल में ये तो कह रहा है कि अमीन, वाचा और चीज़ क्रमशः, मतलब पहले अगर अमीन कार्य करेगा, वाचा करेगा, चीज़ करेगा, तो फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से वेजेस का रेशियो आएगा। अगर टोटल वेजेस देखें कितनी है, ये कितना होगा 27 9 36 4 40, बट एक्चुअल में है कितना 240 था। 240 कितना गुना गया, 0 6 गुना गया, 27 छक्का मतलब 120 42 162, 9 छाक 54, और 9 चौका ये सॉरी 6 चौका 24, ठीक। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर सवाल समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो आया ही होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या प्रतिशत का पता लगाना है जिनका जन्मदिन अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमने प्रत्येक दिन जो है जन्म लेने वाले की जो संख्या है वो समान है, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी डेज हैं, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी डेज हैं वो भी अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। तो भैया लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है, ठीक है। अब होगा क्या, हमने मान लिया फरवरी के पहले दिन जो है सब दिन जो है अगर समान है तो हमने समान क्यों ना एक मान ले, समान है हमने मान लिया पहले दिन भी एक, दूसरे दिन भी एक, तीसरे दिन भी, 366 दिन तक एक एक बंदा पैदा हुआ, सब में हमने समान समान मान लिया। तो होगा क्या, उसमें ये भी बता रहा है जिनका जन्मदिन अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। तो हमने मान लिया जब फरवरी के अंतिम दिन भैया एक ही बंदे का आएगा, तो हमने माना है एक ही एक बंदा पैदा हो रहा है, तो अधिवर्ष के जो आखिरी दिन होगा उसमें भी एक बंदा पैदा होगा, एक बंदे का जन्म होगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, परसेंटेज बताना है, टोटल का परसेंटेज। भैया हमारे पास संख्याएं कितनी है, मतलब कितने बंदे हैं, 366 में से हमें एक का परसेंटेज बताना है। दोस्तों ये परसेंटेज बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन इतने रद्दी दे दिए गए हैं, होगा क्या, हमें पता है कि हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो होगा क्या, ज़्यादा ज़्यादा तीन बार तो जाएगा नहीं, 3 से कम बार जाएगा, 3 पॉइंट मतलब 0.2 आंसर के समथिंग आएगा। 0.2 ये नहीं दिया गया है, 0.2 ये नहीं दिया गया है, ये तो 2 पॉइंट है तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। 0.2 केवल दोस्तों एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 0.2732%। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस इतना कैलकुलेट करना था कि पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, और ये समथिंग 3 से तो कम ही बार जाएगा, तो 2 बार हमने ले गए, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल, 53 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है, एक घोल में सिरका और पानी का अनुपात दे दिया गया है, ठीक है। हमने मान लिया S फॉर सिरका, W फॉर वाटर, कितना 5:3, ठीक है। घोल का कितना हिस्सा निकाल कर, हमने मान लिया हमने घोल का कुछ हिस्सा निकाल दिया, ठीक है। जब हम कुछ हिस्सा निकालेंगे और कुछ हिस्सा बचाएंगे तो जो रेशियो होगा ना सिरका और पानी का, मान लीजिए हमने कुछ सिरका जो और सिरका है कुछ और कुछ पानी है, कितना 5:3 में है, ठीक है। तो हम चाहे जितना निकाल लें या फिर चाहे जितना हम उसमें डालेंगे नहीं, मान लीजिए हमने कुछ जो है सिरका, उसमें कुछ सिरका और पानी के मिश्रण से हमने कुछ मिश्रण निकाल लिया, तो दोस्तों जो हम निकालेंगे वो भी 5:3 के अनुपात में निकालेंगे, और जो बचा हुआ होगा उसमें भी 5:3 का अनुपात होगा। दोस्तों क्यों, आपसे उम्मीद है आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा मिश्रण में, कि हमने जितना हम भाग निकालते हैं, जितना जो भाग निकालते हैं वो 5:3 के अनुपात में ही निकालते हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ होगा वो 5:3 के अनुपात में ही बचा हुआ होगा। मान लीजिए इतना अनुपात है, ठीक है।
अब इसमें से हमने कुछ मिक्सचर निकालने के बाद जो अनुपात बचा होगा ना, वो भी 5:3 का अनुपात बचा होगा। अब कह रहा है उसकी जगह पानी मिला दिया जाए तो घोल में सिरका और पानी बराबर मात्रा में हो जाए। बराबर मात्रा हमने एक एक मान लिया। अब क्या कह रहा है, पानी मिला दिया जाए। अगर दोस्तों इसमें पानी मिला देंगे तो सिरका, अगर सिरका 10 लीटर है तो 10 ही लीटर तो रहेगा सिरका, लेकिन यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो 1 हो गया, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सिरका को हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो हमने कितना पानी मिलाया है भैया, हमने कितना पानी मिलाया 2, क्योंकि 3 से कितना हो रहा 5, हमने कितना पानी मिलाया 2, और एक्चुअल में मिश्रण था कितना 10 लीटर, क्योंकि यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर टोटल 10 लीटर मिश्रण था। 10 लीटर मिश्रण में हमने 2 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना भाग पानी मिलाया, 1/5 भाग। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कर रहा है, हमें बताना है नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में, मतलब स्थिर पानी में मतलब यू की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, और जो कह रहा है नदी की रफ्तार का, और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। 20% मतलब 20% मतलब 1/5 है। अगर नाव की रफ्तार 5 है तो उसकी कितनी है, 1 है, लेकिन एक्चुअल में नाव की रफ्तार कितनी है 10, तो कितने गुना गया, 2 गुना गया, मतलब ठीक है, इसकी कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। मतलब जो नदी की रफ्तार है, नदी की रफ्तार को हम किससे डिनोट करेंगे, v से, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। और नाव की रफ्तार कितनी है, नाव की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड। दोस्तों कह रहा है प्रवाह की रफ्तार, मतलब पानी की दिशा में क्या होता है, पानी की भी रफ्तार होगी और नाव की भी रफ्तार होगी, तो होगा क्या, दोनों u प्लस v हो जाएगा, तो 10 + 2 = 12 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये है दोस्तों आपके सामने 55 नंबर सवाल। इसमें क्या कर रहा है, समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0, तो मूलों की हमें प्रकृति बतानी है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, देखिए आपको बता दे रहे हैं जब वास्तविक और असमान कब होता है। होता क्या है, जब एक तो होता है जब b² - 4ac, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब रूट हमारे मूल की बात करें, मूल या तो होंगे हमारे या तो हमारे मूल या तो होंगे काल्पनिक या तो फिर होंगे वास्तविक। हमारे मूल 2 ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो काल्पनिक होंगे या तो वास्तविक होगा। अगर काल्पनिक होगा कब, काल्पनिक होगा जब b² - 4ac की वैल्यू बड़ी होगी किससे, 0 से, मतलब b² - 4ac की वैल्यू जो लेस देन, मतलब 0 बड़ा होगा। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो मूल क्या होंगे हमारे काल्पनिक। और वास्तविक कब होंगे, जब b² - 4ac की वैल्यू बड़ी और बराबर होगी किससे, 0 से। इसमें यहाँ पर 2 कंडीशन और भी बन सकती हैं, क्या, जब b² - 4ac = 0, तो इसमें क्या होगा, मूल हमारे क्या कहेंगे, समान है, मूल क्या होंगे, समान। और यहाँ पर कब होगा, जब b² - 4ac क्या होगा, > 0। यहाँ पर 2 कंडीशन है ना, तो क्या होंगे हमारे मूल असमान होंगे। मतलब जब b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, तो हम क्या कहेंगे, हमारे मूल वास्तविक भी हैं और समान भी हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे। और हम कब कहेंगे, हमारे मूल जब b² - 4ac की वैल्यू बड़ी होगी किससे, 0 से बड़ी होगी, मतलब धनात्मक होगी। ठीक है, जब हमारी वैल्यू धनात्मक होगी तो हम क्या कहेंगे, असमान, वास्तविक भी हैं और असमान भी हैं। जब हमारी वैल्यू निगेटिव होगी तो हम क्या कहेंगे, हमारे मूल क्या है, काल्पनिक। दोस्तों हम आइए इसको हम सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये क्या लिखा है, 3x² + 5x + c = 0। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर कितना 3, b बराबर कितना 5 और c बराबर कितना 3। ये दोस्तों होता है ABC। ठीक है, इसको हम ax² + bx + c से तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकल जाती है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, b² - 4ac में हम रख देंगे। ठीक है, तो b² रखेंगे तो बचा हम 25 - 4 × a की वैल्यू कितनी, 3 × c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3, मतलब 3 × 9 = 36 - 25, मतलब हमें पता है वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। वैल्यू किस में आएगी दोस्तों,
माइनस में आएगी। अब हमें यहाँ पर जोड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं, वैल्यू हमें किस में पता है आएगी, क्योंकि बड़ी से छोटी घटाएंगे और बड़ी का निशान क्या होगा माइनस, तो वैल्यू हमें पता है कि इसमें आएगी माइनस में। तो दोस्तों अगर माइनस में आ गई ना तो वास्तविक वाला तो होगा ही नहीं, जब वास्तविक नहीं होगा तो ये भी दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे मूल काल्पनिक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कर रहा है, दो ट्रेनें जो हैं एक ही दिशा में क्रमशः एक 25 मील पर घंटे और एक 30 मील पर घंटे की जो रफ्तार है पर समांतर पटरियों पर चल रही है, मतलब दोनों ट्रेनें जो हैं एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। होता क्या है, ये अगर 25 मील चलती है एक घंटे में, तो ये एक घंटे में 30 मील चलती है, ठीक है, वो भी समांतर पटरियों पर। यदि पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से एक घंटे पहले निकलती है, अगर ये एक घंटे पहले निकलती है तो होगा क्या, ये एक घंटे में 25 मील की दूरी तय करती है। 25 मील पर सेकंड का मतलब है एक मील जो है एक घंटे में, और ये एक घंटा पहले निकलती भी है, तो ये एक घंटे में दोस्तों कितनी दूरी चल चुकी होगी, पहली वाली ट्रेन एक घंटे में ये 25 मील की दूरी चल चुकी होगी, 25 मील की जो दूरी है ये चल चुकी होगी, ठीक है। अब होगा क्या, तो कह रहा है तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को पकड़ने में कितना समय लगे। होगा क्या, अब भैया जो पहली ट्रेन है वो तो 25 मील चल चुकी होगी, ठीक, एक घंटे में, क्योंकि एक घंटे पहले निकलती तो भैया एक घंटे में 25 मील तो डेफिनेटली वो चल चुकी होगी। अब होगा क्या दोस्तों, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं, जब दोनों ट्रेन, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो जो उनके बीच की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है माइनस, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों प्लस। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, तो दोनों दोस्तों इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब एक घंटे में अगर ये 25 चलती है तो एक घंटे में ये 30 चलती है, मतलब तेज चलने वाली ट्रेन जो है एक घंटे में 5 मील ज़्यादा चलती है। लेकिन उसे जब पकड़ने के लिए क्या होगा, पकड़ने के लिए होगा ये कि 25 मील उसे चलना होगा, क्योंकि भैया जो पीछे वाली ट्रेन है वो 25 मील ज़्यादा चली हुई। मान लीजिए ये ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन ये है, ठीक है, और ये तेज चलने वाली ट्रेन है, ये तेज वाली है, ठीक है, ये तेज वाली है, ये धीरे वाली है। तो तेज वाली भैया ये जो है धीमे वाली ये पहले ही निकल चुकी है, ये पहले निकल चुकी है एक घंटा, तो ये यहाँ से चली होगी तो ये 25 मील की दूरी तो चली ही होगी, ठीक है। अब भैया धीमे वाली ट्रेन क्या करेगी, अब इसको पकड़ने के लिए इसको पकड़ने के लिए अब ये हर घंटे जो है 5 मील चलती है ज़्यादा, हर घंटे में 5 मील ज़्यादा चलती है। तो भैया इसको कितनी दूरी चलना है, 25 मील की दूरी से कवर करना है। अगर ये कितना गुना गया 5 गुना, तो ये कितना गुना जाएगा 5, मतलब 5 घंटे में ये जो है 25 मील की दूरी कवर कर लेगी। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, यह एक आदमी को उसी दिशा में पार करने के लिए 15 सेकंड लेती है। दोस्तों जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो वो क्या करती है, अपनी ही लंबाई चलती है। दोस्तों बस यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है कि अपनी लंबाई चलने का। दोस्तों होता क्या है, जो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होगी यहाँ पर दोस्तों, रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि आदमी भी 6 किलोमीटर चलता है, तो ट्रेन की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड किस में आ जाएगी, ये तो रिलेटिव स्पीड हो गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई ही होगी। ट्रेन उतना ही चलेगी क्योंकि आदमी को पार कर रही है ना, तो ट्रेन क्या चलेगी, अपनी लंबाई चलेगी। तो यहाँ पर लेते हैं हम ट्रेन की लंबाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई किससे, मतलब कितने, मतलब 15 सेकंड में, ये 15 सेकंड है। अब इसको भी अगर हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर दें तो ये किलोमीटर पर आवर हट जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। तो 18 3 या 54, ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, ये कितना आ जाएगा 5 3 15, और 15 इधर है तो 15 15 225 किसकी आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई दोस्तों हमें पता हो गई 225। तो ऑप्शन में तो दोस्तों ये सवाल कट गया और ये कट गया, 225 दो में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अब ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, उसके बाद अब हम सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों होगा क्या, जब दोस्तों कोई ट्रेन सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो होगा क्या, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेन की लंबाई तो दोस्तों हमें पता ही है प्लस सुरंग की लंबाई, ये तो हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है 24 सेकंड, 24 सेकंड,
बराबर किसके हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कितनी है 60। भैया सुरंग की तो कोई स्पीड होती नहीं है क्योंकि ट्रेन ही चलेगी ना, ट्रेन क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा, 8 5 बटे 18 से, तो होगा क्या 6 दहम्मा 60 और 6 3 18। ठीक है, अब 3 से इसको काट लेंगे, 3 8 24, तो इधर कितना हो जाएगा 225 प्लस सुरंग लिख लेंगे, सुरंग की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 8 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंजे 40 कितना हो जाएगा 400। दोस्तों सुरंग कितना हो जाएगा 75 हो गया, 375 मतलब 175, मतलब सुरंग की लंबाई कितनी आएगी दोस्तों 175। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। दोस्तों ये आपको लेसन समझ में आ गया होगा, और अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।